Hi friends, so welcome to this channel CJV and CIV Made Simple. So friends, to begin with this lesson, आप लोगों का दोस्तों CIV 2022 का CIV 2022 जो कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ और फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। बस 2-3 मिनट आप इस बात को सुन लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों 5 स्टेप है, यदि 5 स्टेप को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप आसानी से दिसंबर के CIV एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। तो आप ये चीज़ लागू होता है AVM के लिए भी, BFM के लिए भी, और रिटेल बैंकिंग में जो कि कंटेंट कम है और जल्दी समझ में आ जाता है तो उसके लिए आप अलग रूल अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली AVM और BFM के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बुक्स पढ़ें या वीडियोस देखें, ठीक है। फिर एक के बाद कुछ ऐसा वीडियोस देखें जिसमें आपको MCQs प्रैक्टिस कराया जा रहा हो, कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है आपको MCQ प्रैक्टिस करना और केस स्टडी प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप जहाँ से भी MCQ प्रैक्टिस करें तो वहाँ से आप पहले MCQ के क्वेश्चन को देखें और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करें, फिर आंसर को मिलाएं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQ, तो ताकि आपको ये क्लियर होगा कि आपने जो चीज़ पढ़ा है उस पर्टिकुलर यूनिट में वो कितना हेल्पफुल है। यानी तो आप केस स्टडी भी सॉल्व करें तो पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसका मदद लें। तो यदि आप मेरे चैनल का हेल्प लेना चाहते हैं इन दोनों चीज़ के लिए, चाहे MCQs या केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्लान शो करना चाहता हूँ। ये हमारा CIV मेड सिंपल का प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। तो दोस्तों इसमें आपको MCQs लगभग 4000 MCQs हैं ओवरऑल टॉपिक मिला के, जो कि मोर देन सफिशियंट है। हर एक टॉपिक में 150-100 MCQs हैं जो कि मैकमिलन के हर एक पेज से लिए गए हैं, हर एक लाइन से लिए गए हैं। तो आपको केवल उस MCQs को करना है, आपको एक जगह पे सारा MCQs मिल जाएगा, वो भी गूगल ड्राइव के फोल्डर में। उसके अलावा दोस्तों हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, मॉड्यूल वाइज MCQs, हर एक चैप्टर का केस स्टडीज जो कि MCQ के साथ है, और दोस्तों क्विक रिवीजन ऑफ ईच मॉड्यूल, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंपाइलेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सभी चीज़ आपको इस प्लान में मिलेगा। डिटेल आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, और आपको डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या कॉस्ट तो यहाँ लिखा ही हुआ है। चलिए, तो ये हमारा था सबसे पहले, यदि आपको MCQs प्रैक्टिस करना है तो ठीक है। तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, MCQs सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक चैप्टर के हर एक पेज से मैंने MCQs को फ्रेम किया है, कलेक्ट किया है, और आपके सामने मैंने एक सीरियल ऑर्डर में प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ये आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा जो कि गूगल ड्राइव में अवेलेबल होगा। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों मॉक टेस्ट। अब दोस्तों आपने MCQs तो प्रैक्टिस कर लिया, अब एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनाने की जरूरत होती है, तो उसके लिए जरूरत होता है दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट उसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि आज के समय में 40 से 45 मार्क्स मैक्सिमम लोगों को आ जाता है, लेकिन लाना होता है हमें 50 मार्क्स। तो ये जो 5 मार्क्स का गैप है ना, वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा। जब आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बेस पे प्रॉब्लम को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं तो आप ऑप्शन में मिस्टेक कर रहे हैं, ऑप्शन चुनने में मिस्टेक कर रहे हैं, या कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। तो वो टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी जरूरी होता है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए हमने सेपरेट प्लान लाया है अपने चैनल पे। तो आप मॉक टेस्ट का प्लान मैं आप लोगों को शो करता हूँ दोस्तों। लेट मी शो यू द प्लान ऑफ मॉक टेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट का प्लान है CIV दिसंबर 2022 के लिए। AVM का प्लान है, BFM का प्लान है, कॉस्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है, यू कैन सी द कॉस्ट है। और इसमें आपको 16 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। और एक स्केड्यूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं, और इस प्रकार से आप लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली कवरेज कर पाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन पे। तो यदि आप इस मॉक टेस्ट का हेल्प लेना चाहते हैं, इस मॉक टेस्ट में दोस्तों मैं क्विज भी करवाता हूँ, सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं क्विज भी करवाता हूँ। दोस्तों आप इस पार्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जो चौथा स्टेप आता है दोस्तों हमारे प्रिपरेशन का, द फोर्थ स्टेप इज रिवीजन। तो दोस्तों रिवीजन के लिए हमने क्या कर रखा है, रिवीजन के लिए आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उसके लिए दोस्तों मैंने मॉड्यूल वाइज रिवीजन PDF ला के रखा है, और मेरे चैनल पे कुछ रिवीजन की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेप आता है दोस्तों फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इससे आपका फुल सिलेबस का कवरेज होगा। तो यदि आप चाहते हैं दोस्तों, यदि ये पांचों चीज़, दिस 5 थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेप्ट क्लियरेंस, MCQs प्रैक्टिसेस, मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस थिंग एट वन प्लेस, यदि आप इन चारों चीज़ को, इन पांचों चीज़ को एक जगह चाहते हैं दोस्तों, इसमें आपका वीडियोस भी अवेलेबल है, यूनिट वाइज वीडियोस, MCQs वीडियोस, केस स्टडीज वीडियोस। इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस देन आई एम शोइंग यू द प्लान। तो मैं आप लोगों को प्लान शो कर रहा हूँ दोस्तों। इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस, so this is the plan।
सो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ₹899 ईच। इसमें आपको थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएगा, इसमें थ्योरी MCQs दोनों कवर होगा। उसके बाद आपको हर एक वीडियो का PDF मिलेगा, थ्योरी MCQs दोनों कवर होगा। मॉक टेस्ट प्लान इसके अंदर है, जिसके अंदर 16 मॉक टेस्ट यूनिट वाइज और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। और वीकेंड में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि लाइव सेशन होता है। तो आपको सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें रिवीजन सेशन भी, MCQs प्रैक्टिस भी, केस स्टडी प्रैक्टिस भी, एवरीथिंग यू विल गेट इफ़ यू ऑप्ट फॉर दिस प्लान। यदि आपको इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और आप मेरे चैनल का हेल्प लें या कहीं से भी पढ़ें। लेकिन दोस्तों इस स्टेप को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है इस पार्टिकुलर CIB नवंबर, जो कि बेस्ड है ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो इसमें आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मॉड्यूल C के AVM के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल आते ही हैं, और जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वही है कि वहीं से आने का, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को और समझते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन इम्प्लीकेशन क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो नाउ सबसे पहली बात कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है दोस्तों, वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। ओके, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन एब्सोल्यूट टर्म। इट इज़ प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर। तो ह्यूमन का बिहेवियर दोस्तों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट है डिफाइन करना। और ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, हमारा ऑरिजिनेटिंग रिस्पॉन्स क्या है और रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स क्या है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। जो बिहेवियर है दोस्तों, वो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम साइकोलॉजिकली कैसे हैं। और केवल साइकोलॉजिकल ही नहीं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेस, तीनों का रिजल्ट होता है दोस्तों। हमारा बिहेवियर जो है तीनों का रिजल्ट है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ह्यूमन बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, इट इज रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस। तो हमने देखा है ये तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको हम लोग कुछ हेड के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप्ड अंडर सम हेड्स। ओके, तो ये जरा देखते हैं कौन कौन से हेड्स हैं। तो पहला है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, तीन फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। दूसरा है दोस्तों हमारा पर्सनल फैक्टर, एज, सेक्स, एजुकेशन, एबिलिटीज, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एक्सेट्रा। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, लीडरशिप, कॉम्पेंसेशन एंड रिवार्ड सिस्टम। तो ये सब पे दोस्तों एक चैप्टर ही है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। और फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में दोस्तों पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ठीक है, पर्सनैलिटी आता है दोस्तों, परसेप्शन आता है, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। तो हमने 4 फैक्टर्स देखे अभी तक, वी हैव सीन 4 फैक्टर्स। ओके, तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले यदि चारों फैक्टर्स को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा फैक्टर है हमारा पर्सनल फैक्टर, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड फोर्थ इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक किसके अंदर आएगा, सोशल किसके अंदर आएगा, राइट, एजुकेशन किस फैक्टर के अंदर आएगा, लीडरशिप किस फैक्टर के अंदर आएगा, कॉम्पेंसेशन किस फैक्टर के अंदर आएगा। और दोस्तों साइकोलॉजिकल में हमने देखा पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर 4 फैक्टर्स। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा बिहेवियर है किसी इंडिविजुअल का, वो सेवरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। उसको हम लोग किस हेड में कैटेगराइज करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो बताइए क्या सही है। तो दोस्तों हमने देखा है कि ये चारों का चारों फैक्टर्स है जिसके हेड में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, चाहे इन्वायरमेंटल हो, पर्सनल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, राइट, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए थोड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर को डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस फैक्टर में दोस्तों एक्सटर्नल, और ये फैक्टर बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है।
इसके अंदर दोस्तों सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, चाहे सोशल इन्वायरमेंट हो, कल्चरल इन्वायरमेंट हो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, ये हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर का पार्ट है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। यानी पर्सनैलिटी, परसेप्शन और एटीट्यूड जो है किस फैक्टर के अंदर आता है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है? पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर या बैकग्राउंड फैक्टर। तो हमने देखा है दोस्तों ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज। तो दीज आर पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, अब दोस्तों हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखते हैं। द इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड टू द ग्रेट एक्सटेंट बाय द फिजिकल एंड मेंटल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी उस इंडिविजुअल का फिजिकल पर्सनैलिटी कैसा है, मेंटल पर्सनैलिटी कैसा है, उससे आप उसके बिहेवियर को पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फैक्टर आता है? वैल्यूज, परसेप्शन, एटीट्यूड। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर। वैल्यूज, परसेप्शन, एटीट्यूड, दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज which of the following factor falls in personal factor so far the influence on behavior of an individual is concerned। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए देखते हैं पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आता है, ये पूछा गया है। कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर, एज, सेक्स, एजुकेशन, पर्सनल पॉलिसी, रिवार्ड एंड कंपेंसेशन, वैल्यूज, परसेप्शन, एटीट्यूड। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि ये बी नंबर आंसर होगा इसका, क्योंकि यही हमारा पर्सनल फैक्टर होता है। दूसरी बात है कि ये जो वैल्यू, परसेप्शन, एटीट्यूड है ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो कल्चर है, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है, ये जो कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है दोस्तों, ये किस में आता है? ये आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में, क्योंकि हमने बताया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो दिस कम इन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, और दोस्तों ये पर्सनल पॉलिसी, रिवार्ड एंड कंपेंसेशन जो है दोस्तों, पर्सनल पॉलिसी, रिवार्ड एंड कंपेंसेशन, सो दिस कम्स अंडर पर्सनल पॉलिसी, रिवार्ड एंड कंपेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। तो हमने 4 फैक्टर देखे थे और उसको हमने डिटेल डिस्कशन किया। आइए आगे देखते हैं। देयर आर सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जिससे हम लोग पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन जो कि ज़्यादा अटेंशन में लेता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेडिकल रिसर्च से हो, वो टाइप ए और टाइप बी बिहेवियर प्रोफाइल है। तो जो भी पर्सन टाइप ए बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनको क्विक अचीवमेंट चाहिए और परफेक्शनिज्म चाहिए। ठीक है, ये टाइप ए का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टाइप बी की यदि हम बात करें, वो इजी गोइंग होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं टाइम प्रेशर के अबाउट, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर होते हैं। तो ये हमारा टाइप ए और टाइप बी के बीच में बेसिक डिफरेंस है। टाइप ए वाले रेस्टलेस, इम्पेशेंट होते हैं, क्विक अचीवमेंट चाहिए, परफेक्शनिज्म चाहिए, और टाइप बी इजी गोइंग होते हैं, टाइम प्रेशर से रिलैक्स रहते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव रहते हैं, मोर फिलोसफिकल इन नेचर रहते हैं। तो एक बार हम डिटेल डिस्कशन करें टाइप ए का कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो देखिए, रेस्टलेस बाय नेचर, ताकि वो हमेशा मूव, वॉक एंड ईट रैपिडली, इम्पेशेंट एंड विद द पेस ऑफ थिंग, डिसलाइक वेटिंग एंड इज इम्पेशेंट विद दोज हु आर नॉट इम्पेशेंट, मल्टीटास्कर होते हैं, एक ही साथ बहुत सारा काम करते हैं, स्केड्यूल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेस एंड लेस टाइम में। ठीक है, और यूजुअली डज नॉट कंप्लीट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग अनदर, मतलब एक काम को कंप्लीट नहीं किया दूसरा शुरू कर दिए। ये हमारे टाइप ए का पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, रेस्टलेस होना, ये सब कीवर्ड है, रेस्टलेस होना, इम्पेशेंट होना, मल्टीटास्कर होना, फिर एक टास्क को कंप्लीट नहीं करके दूसरा टास्क को शुरुआत कर दिए। दीज आर द गेट्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। उसके बाद दोस्तों नर्वस जेस्चर होता है उनका। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उनका फिस्ट जो होगा वो क्लेंस्ड होगा या बैंगिंग ऑन द टेबल, ये हमारा नर्वस जेस्चर है। उनके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं रहता है एंड एंजॉय लाइफ, ये हमारा टाइप ए का कैरेक्टरिस्टिक्स है। टाइप बी में क्या होता है? सिस्टमेटिक होते हैं, मेथोडिकल होते हैं, डे टू डे वर्क में फुल कंट्रोल होता है ओवर टाइम, और वो लैक ऑफ टाइम के कंप्लेन नहीं करते हैं इवन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हमारा टाइप बी पर्सनैलिटी होता है। तो 2 पर्सनैलिटी को मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया, टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक बैंक ब्रांच मैनेजर इज मेथोडिकल in daily work, he has full control and never complains about lack of time, even when he is under pressure, he plans his activity well, he is exhibiting। बताइए कौन सा कैसा टाइप बिहेवियर है इसका? ए है या बी है या दोनों का मिक्स है या कुछ नहीं है?
तो दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन में देखने से लग रहा है मेथोडिकल, फुल कंट्रोल, नेवर कंप्लेन्स, नेवर लैक ऑफ टाइम, तो ये हमारा टाइप बी बिहेवियर है, राइट। दिस इज द बिहेवियर ऑफ टाइप बी पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, द कैबिन ऑफ अ बैंक मैनेजर अपीयर्स जनरली लुक्स लाइक अनटिडी लुक, मेसी अपीयरेंस, हिज टेबल इज फुल ऑफ पेपर। तो बताइए ये कैसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अनटाइडी लुक है, मेसी अपीयरेंस है, तो ये टाइप ए बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज दोस्तों मेसी अपीयरेंस, रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट एंड परफेक्शनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो बताइए ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टाइप ए का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से अटेंशन विच गेट अटेंशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडिकल रिसर्चेज इज टाइप ए एंड टाइप बी। अ पर्सन एग्जिबिटिंग टाइप ए बिहेवियर इज जनरली। तो बताइए रेस्टलेस एंड मल्टीटास्कर बिल्कुल सही, इम्पेशेंट विद अ डिजायर फॉर क्विक अचीवमेंट बिल्कुल सही, इम्पेशेंट विद अ डिजायर परफेक्शनिज्म बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो टाइप ए का ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एरिक्सन ने दोस्तों 8 डेवलपमेंट स्टेज बताए हैं पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एरिक्सन के द्वारा बताया हुआ 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। एरिक एरिक्सन हैज आइडेंटिफाइड डैश डेवलपमेंटल स्टेज इन एक्सप्लेनिंग द पर्सनैलिटी। तो कितना डेवलपमेंट स्टेज है। तो 8 डेवलपमेंट स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देयर आर 8 डेवलपमेंट स्टेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टेज इन एरिक्सन मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन बी कैरेक्टराइज बाय। यानी एरिक्सन का जो मॉडल है उसमें जो प्रत्येक स्टेज है, एरिक्सन का जो साइकोलॉजिकल मॉडल है उसमें ये प्रत्येक स्टेज को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। अ पीरियड ऑफ क्रिएटिव टेंशन, एन अचीवमेंट स्केल फॉर ग्रोथ, अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और ए और सी कर रहा है। बताइए कैसे आप प्रत्येक स्टेज को कैरेक्टराइज करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ए एंड सी, दैट इज अ पीरियड ऑफ क्रिएटिव टेंशन, राइट। या पीरियड ऑफ क्रिएटिव टेंशन इज देयर एंड अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल क्राइसिस इज देयर। सो दीज टू मतलब प्रत्येक स्टेज को आप इन दोनों डेवलपमेंट से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। टेंशन का पीरियड रहेगा और साइकोलॉजिकल क्राइसिस रहेगा। सो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। अब जरा हम लोग जो 8 स्टेज है जो मैंने आपको एरिक एरिक्सन के बारे में बताया, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेज है दोस्तों ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। यानी कि दोस्तों हम एक फीलिंग डेवलप करते हैं ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का टुवर्ड अदर। किसी भी संस्था में हम एक फीलिंग डेवलप करते हैं ट्रस्ट का या मिसट्रस्ट का किसी दूसरे के प्रति। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वो कैसे हमारे नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है और हमारा सिस्टम में प्लेस। मान लीजिए कि आपकी कोई ज़रूरत है, ठीक है, और आपने किसी को कहा कि मेरी ज़रूरत को फुलफिल करो, तो मान लीजिए वो रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है उस प्रकार से आप उस पर ट्रस्ट बनाएंगे या मिसट्रस्ट बनाएंगे। मान लीजिए कि उसका आपको जब ज़रूरत थी तो उसने हेल्प नहीं किया, ऑब्वियसली बात है आप मिसट्रस्ट का फीलिंग डेवलप करेंगे उसके प्रति, और उसने आपको हेल्प किया अच्छे तरीके से तो आपका ट्रस्ट फीलिंग होगा। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है दोस्तों ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि वर्क प्लेस में जब हमारा इनिशियल ट्रेनिंग या इंडक्शन हो जाता है तो हम हैप्पी फील करते हैं जब हम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, राइट। ठीक, हमें अच्छा लगता है ना कि जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, इनिशियल ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये दिस इज अ गुड फीलिंग। लेकिन दोस्तों जब हम मिस्टेक कमिट करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को डाउट करना शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। व्हेन वी कमिट द मिस्टेक वी स्टार्ट डाउटिंग आवर ऑन कॉम्पिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमें सेम फील होता है, ठीक है। तो एक है हमारा ऑटोनॉमी और एक है दोस्तों हमारा सेम। तो दोनों में यही को रिलेशन है कि ऑटोनॉमी में हम जो है इंडिपेंडेंट फील कर रहे होते हैं और सेम में दोस्तों हम लोग कैसा फील करते हैं, सेम पे हम लोग जब मिस्टेक कमिट करते हैं तो अपने आप को अपने कॉम्पिटेंस को डाउट करने लगते हैं, ये होता है। ये दूसरा स्टेज था ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तीसरा स्टेज है दोस्तों इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो एज एन एम्प्लॉय हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं, अपने टैलेंट को यूज करते हैं दोस्तों ताकि जॉब में सेटल हो सकें, राइट। ऐसा ही तो करते हैं। अब मान लीजिए कुछ चीज़ गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो हमें गिल्ट फीलिंग आता है कि हमने अपना एनर्जी वेस्ट किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स वेस्ट किया। तो ये होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मतलब आपने कोई नया इनिशिएटिव लिया, ठीक है, तो आप उसमें अपना टैलेंट यूज करेंगे, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे ताकि जो है आप जॉब में सेटल हो पाएँ। लेकिन वो फेल हो गया मान लीजिए वो पार्टिकुलर इनिशिएटिव, तो आपको गिल्ट फीलिंग होगा ना। गिल्ट फीलिंग क्या होगा कि आपने अपना एनर्जी वेस्ट किया, राइट, और आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स वेस्ट किया। सो दिस इज द थर्ड स्टेज, दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नाउ द फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें क्या है दोस्तों, वर्क प्लेस में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड काम करें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक प्लेस मिले। लेकिन यदि सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हम जो एक लो सेल्फ कॉन्सेप्ट के फीलिंग से सफ़र होने लगते हैं और लो सेल्फ स्टीम से।
तो यही है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है दोस्तों, 5वां स्टेज में क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन में क्या है कि वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव आवरसेल्फ एज हाई परफॉर्मिंग मेंबर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑलवेज इजी फॉर एवरीबॉडी। यस, हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने आप को हाईली परफॉर्म करें, ऐसा मेंबर बने जो कि हाईली परफॉर्मिंग हो, लेकिन ये इजी नहीं होता है सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग अपने रोल आइडेंटिटी को डिफ्यूज फाइंड करते हैं, राइट। स्टेज 6 में दोस्तों इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। ठीक है, तो हम कभी किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाते हैं और हम यहाँ पे आइसोलेशन भी कभी कभी फील करते हैं। स्टेज 7 है ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई मिड कैरियर पे पहुँचता है तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होता है कि दूसरे को भी डेवलप करें सिस्टम में और उनको भी ग्रो करने का मौका दें। यदि ये प्रॉपरली नहीं होगा तो पर्सन एक स्टैग्नेशन फील करता है, राइट। हम लोग जब कैरियर के मिड में पहुंचते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम भी आगे बढ़ें और दूसरे को भी आगे बढ़ने दें। यदि ये प्रॉपरली नहीं होगा तो स्टैग्नेशन फील होता है, राइट। तो दिस इज ग्रोथ वर्सेज स्टैग्नेशन। नेक्स्ट इज इन्फेरिटी वर्सेज डिस्पेयर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वन अप्रोचेज रिटायरमेंट एज ही मे एक्सपीरियंस आइदर अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ड्यू टू हिज perceived accomplishment in the career और he may withdraw himself from the sense of purposelessness। तो जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो वो हो सकता है कि accomplishment फील करे, है ना, वो अच्छा फील करे क्योंकि उसने कैरियर में बहुत कुछ accomplish किया, हैज सेल्फ वर्थ। और यदि वो अपने आप को विड्रॉ भी कर सकता है एक पर्पसलेसनेस और डिस्पेयर से, राइट। सो दीज टू आर पॉइंट्स। अभी क्वेश्चन है कि टाइप ए पर्सन फील अ क्रॉनिक ऑफ टाइम अर्जेंसी। बिल्कुल सही है। टाइप बी पर्सन इज इजी गोइंग इंडिविजुअल, ये भी सही है। टाइप ए पर्सन, ये दोस्तों ये सब जो ट्रू फॉल्स है आपके बुक से लिया गया है। टाइप ए पर्सन इज नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड, ये सही है। ठीक है। टाइप ए पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी कॉम्पिटिटिव ड्राइव इन एक्टिविटी, तो डज नॉट लिखा है, तो दोस्तों डज नॉट एक्सपीरियंस एनी कॉम्पिटिटिव ड्राइव इन इज एक्टिविटी, फॉल्स। एरिक्सन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एट 8 स्टेज, ट्रू। ड्यूरिंग यथ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन वन डेवलप अ नीड फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर, बिल्कुल सही है। देयर इज अ म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, बिल्कुल सही है। टाइप बी बिहेवियर डज एवरीथिंग एट अ टाइम, गलत है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग साइको एनालिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी द साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या कहा गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो ह्यूमन मोटिवेशन होता है दोस्तों, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन मोटिवेशन आर द आउटकम ऑफ साइको एनालिटिकल एलिमेंट। तो कुछ साइको एनालिटिकल एलिमेंट है, जैसे हमारा ईड हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है इसी का आउटकम है, राइट। हमारा आईडी, हमारा ईगो, हमारा सुपर ईगो। आईडी क्या होता है? आईडी होता है अनकॉन्शियस का फाउंडेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल प्लेजर होना, एनिमल इंस्टिंक्ट होना, किसी भी एग्रेशन का, पावर का, डोमिनेशन का, ये हमारा आईडी होता है। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो होता है दोस्तों कॉन्शियस इन नेचर, और ये हमारे कॉन्शियस अर्थ को आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करता है। तो आईडी को ये चेक में रखता है। ठीक है, आईडी को चेक में रखने का काम ईगो का है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रियलिटी से आईडी को ये चेक में रखता है। और थर्ड है हमारा सुपर ईगो, ये हायर लेवल रिस्ट्रेनिंग फोर्स है और ये कंसाइंस ऑफ द पर्सन होता है। ठीक है, इट क्रिएट्स ए स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है क्या सही है या क्या गलत है। तो ये जो आईडी ईगो और सुपर ईगो है, इसी का आउटकम है दोस्तों हमारा ह्यूमन बिहेवियर। समझ में, आउटकम हमारा ह्यूमन बिहेवियर का जो आउटकम है वो इसी का कारण है। ठीक है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एज पर साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर द आउटकम ऑफ साइको एनालिटिकल एलिमेंट विच इंक्लूड्स आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ऑप्शन ए है 1 2 3 ऑल, ऑप्शन बी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 2 and 3 ओनली। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 1 2 3 ऑल। यानी जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन है, ये तीनों का तीनों दोस्तों आउटकम है। आउटकम तीनों चीज़ का है, चाहे आपका आईडी हो, ईगो हो या सुपर ईगो हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, now let us see the next question. Next question we have is, so we are discussing psychoanalytical theory and we have discussed ID, ego and super ego. Okay, so दोस्तों next question है हमारे सामने, please wait. Okay, which of the following does not match in the context of psychoanalytical theory of personality? ID is the foundation of unconscious, true. Ego is a conscious in nature, true. Super ego is the highest level of restraining force that can be described as the conscience of the person, false. दोस्तों ये तो स्टेटमेंट सही है। आईडी जो होता है अनकॉन्शियस का फाउंडेशन होता है, ईगो जो होता है कॉन्शियस इन नेचर होता है, और सुपर ईगो जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है,
और ये दोस्तों पर्सन का कंसाइंस होता है, ये फॉल्स, ये गलत है, ये ट्रू है, ठीक है ना। सुपर ईगो जो है ये आपका कंसाइंस को डिनोट करता है पर्सन का, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईडी, ईगो एंड सुपर कंसेंस आर फर्स्ट यूज इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी बाय। तो ये किसने पहले यूज किया था? एरिक बर्न, थॉमस हैरिस, सिगमंड फ्रेड और डैनियल कॉलमैन। तो आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्रेड ने यूज किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय भी, अच्छा एक चीज देखिए, एम्प्लॉय बिहेवियर जैसे डे ड्रीमिंग हुआ, फॉरगेटफुलनेस हुआ, एब्सेंटिज्म हुआ, टार्डिनेस हुआ, सैबोटाज हुआ, अल्कोहलिज्म हुआ, ड्रग एब्यूज हुआ, इसको हम लोग साइकोएनालिटिकल स्टडीज और एनालिसिस से एनालाइज करते हैं, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसी पे क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय बिहेवियर जैसे डे ड्रीमिंग, फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंटिज्म, टार्डिनेस कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। तो किससे एनालाइज कर सकते हैं ये बताइए? साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। सो आंसर विल बी साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी बिलीव ये करता है कि किसी पर्सन का जो ट्रेट है जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है या बिहेवियर को डिसाइड करता है, वो उसके अंदर होता है, उसके अंदर इनहेरेंट होता है, और इसका दोस्तों हेरिडिटरी इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट से। तो ट्रेट थ्योरी कहता है दोस्तों, ट्रेट ऑफ अ पर्सन विच डिटरमाइन हिज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर बेसिकली इनहेरेंट टू अ पर्सन। उसके अंदर रहता है दोस्तों, उसके अंदर ट्रेट है और वो हेरिडिटरी इम्पैक्ट होता है देन द एनवायरनमेंट। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। साइकोएनालिटिकल थ्योरी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फ्रेडियन कंसेप्ट, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, इसको हम देखेंगे आगे, बिलीव दैट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर टू ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेट आर कॉमन इन पीपल। ये देखिए, ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेट आर कॉमन इन पीपल। हमने क्या पढ़ा कि ट्रेट थ्योरी जो है बेसिकली एक पर्सन के इनहेरेंट होता है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये थ्योरी यही कर रहा है कि हर एक पर्सन का पर्सनैलिटी अलग अलग होगा, है ना, तो जो कि हेरिडिटरी इम्पैक्ट होता है उसका। तो ये जो कर रहा है कॉमन इन पीपल, ये गलत वर्ड है, राइट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बिलीव दैट ट्रेट ऑफ अ पर्सन विच डिटरमाइन दिस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर बेसिकली इनहेरेंट टू अ पर्सन। यानी कौन सा थ्योरी है जो कि ये कहता है कि किसी पर्सन का जो ट्रेट है वो उसके जो कि पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है, बिहेवियर को डिसाइड करता है, वो उसके अंदर इनहेरेंट है। ऑप्शन है साइकोएनालिटिकल, ट्रेट थ्योरी, कंसेप्ट थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आंसर होगा ट्रेट थ्योरी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब दोस्तों ट्रेट थ्योरी के बेसिस पे पर्सन को एग्रेसिव, लॉयल, प्लीजेंट, फ्लेक्सिबल, ह्यूमरस, सेंटिमेंटल, इम्पल्सिव या कूल आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो अब दोस्तों ये क्या कर रहा है कि विच थ्योरी बिलीव दैट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज मोर ऑफ हेरिडिटरी द इम्पैक्ट एंड एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा है कि ये हमारा ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी ये बिलीव करता है कि किसी पर्सन का पर्सनैलिटी जो है वो हेरिडिटरी इम्पैक्ट है rather than environment। So option number B is correct. Okay, 141 ऑप्शन B is correct. नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। यहाँ पे कहा गया है कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, यानी इंडिविजुअल खुद डिसाइड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को और अपने बिहेवियर को, ठीक है। और दोस्तों कार्ल रॉजर्स इस सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल जो है वो सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसका जो सेल्फ इमेज है, ठीक है, वही इंटीग्रल है हाउ यू व्यू हिमसेल्फ। मतलब उसका खुद के बारे में वो क्या सोच रहा है, उसका क्या सेल्फ इमेज है, ठीक है, वही डिसाइड करता है उसके कि वो अपने आप को कैसे देखता है, कैसे वो व्यू करता है, अदर लोग उसको कैसे देख रहे हैं। ये कहा गया हमारा सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी में। एक क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डज नॉट बिलीव दैट द ट्रेट ऑफ पर्सन विच डिटरमाइन हिज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इज बेसिकली इनहेरेंट टू पर्सन। तो दोस्तों ये जो थ्योरी लिखा गया है कि ट्रेट ऑफ अ पर्सन विच डिटरमाइन हिज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, ये बेसिकली ट्रेट थ्योरी है, राइट। ये कौन सा थ्योरी है? ये ट्रेट थ्योरी है। अब पूछ रहा है आपसे कि डज नॉट बिलीव, तो ऑब्वियसली बात है साइकोएनालिटिकल तो बिलीव नहीं करेगा, ना ही सोशल लर्निंग करेगा, ना ही सेल्फ कंसेप्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि ये तीनों का थ्योरी ये एक्सप्लेन ही नहीं करता है। ये जो कहना है ना कि किसी पर्सन का पर्सनैलिटी बिहेवियर उसके अंदर इनहेरेंट होता है, ये ट्रेट थ्योरी में लिखा गया है, ना ही साइकोएनालिटिकल में, ना ही सोशल में, ना ही सेल्फ कंसेप्ट में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग इसके बाद का जो थ्योरी है, नेक्स्ट थ्योरी है, वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। उसको जरा देखते हैं। तो इस सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या बिलीव करता है दोस्तों कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सोशल वेरिएबल का रिजल्ट है रेदर देन बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सोशल वर्ड है ना, इसीलिए सोशल वेरिएबल, तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अप्रोच को यूज किया जाता है ताकि पर्सनैलिटी को समझा सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उस कारण से हमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन आया हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण, काउजेज, रीइंफोर्सेस, और उस कारण से क्या हुआ, एग्रेशन आएगा, है ना, एक ट्रेट की तरह एग्रेशन आएगा।
और दोस्तों गुड बिहेवियर इज रिवार्डेड बाय सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रेज। मान लीजिए कि आपके सोसाइटी ने आपका प्रशंसा किया, तो इस प्रकार से गुड बिहेवियर को रिवार्ड मिला। आपका जो अच्छा बिहेवियर है उसको रिवार्ड कैसे मिलेगा, जब लोग प्रशंसा करेंगे। तो इस कारण से आपके गुड बिहेवियर आते हैं, आपके अंदर रीइंफोर्स होते हैं गुड बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहेवियर है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपस में दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन है, राइट। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बिहेवियर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कैसा इंटरेक्शन होता है, तो दे आर म्यूचुअली इंटरेक्टेड। अब एक क्वेश्चन को देखिए, डैश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल देन बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर समझ रहे हैं ना, हेरिडिटी का बात करें, जैसे हमने पिछले थ्योरी में देखा था, वहां पे कहा गया था कि ट्रेड थ्योरी में आपने देखा था कि वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी पर सोशल लर्निंग थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, उसमें ये लिखा गया है दोस्तों कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो किसके बेसिस कारण होता है, वो होता है हमारा सोशल वेरिएबल के कारण। मान लीजिए कि सोसाइटी ने आपके 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 काम को अप्रिसिएट किया, उन्होंने आपके काम को प्रशंसा की, तो आपका गुड बिहेवियर होगा। लेकिन मान लीजिए कि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, आपके कारण एग्रेशन आ रहा है, तो समझ रहे ना कि क्या आपके अंदर रिइंफोर्स होगा, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज, वो जो कि ये डिस्क्राइब करना चाह रहा है, सोशल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 4 थ्योरी देखे, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सेकंड थ्योरी वाज आवर ट्रेड थ्योरी, थर्ड थ्योरी वाज सोशल सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, दिस इज सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। और इसमें ये कहा गया था कि इंडिविजुअल खुद डिसाइड करते हैं अपने पर्सनैलिटी को, कार्ल रॉजर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसमें। और चौथा थ्योरी जो हमने देखा वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। आई थिंक नाउ यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस थ्योरीज, फाइन, ओके, वेरी गुड। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। आईडी इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस। बताइए आईडी जो होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस का फाउंडेशन होता है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। फिर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नॉर्मल पर्सनालिटी देयर शुड बी बैलेंस इन द रिलेशनशिप इन अमंग आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी कि आपको नॉर्मल पर्सनालिटी को यदि क्रिएट करना है तो एक बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, आईडी, ईगो और सुपर ईगो में, सही है। पीपल बिहेविंग इन अ फोर्सफुल मैनर इन मोस्ट सिचुएशन कुड बी डिस्क्राइब एज सेंटिमेंटल। नहीं, फॉल्स, इसे फॉल्स कहेंगे। मतलब जो लोग फोर्सफुल मैनर में बिहेव कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मॉस्ट सिचुएशन लिखा है, इसको सेंटिमेंटल कर सकते हैं, गलत है। वी हैव एन इमेज ऑफ आवर ओन एंड आवर एक्शन आर कंसिस्टेंट विद दैट इमेज, बिल्कुल सही है। यही तो है हमारा सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ दैट पर्सन हैज लर्न, बिल्कुल सही। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पर्सनैलिटी एंड ब्रेन। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को समझेंगे। तो दोस्तों इस एरिया में 2 कंट्रीब्यूशन है, एक है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन फॉर्म ऑफ ब्रेन। दोस्तों ईएसबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईएसबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। ई से इलेक्ट्रिकल, एस से सिमुलेशन, बी से ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन ऑफ ब्रेन। और दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी। तो बेसिकली 2 तरह का हेमिस्फीयर होता है हमारे माइंड में, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पीच एंड वर्बल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, लीनियर एंड डिटेल्ड, सिक्वेंशियल, कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल, डोमिनेंट, एक्टिव, एनालिटिक, रीडिंग राइटिंग, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग, परसेप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स मोडर सीक्वेंस पैटर्न। तो ये सभी चीज़ हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। राइट हेमिस्फीयर स्पेशियल एंड म्यूजिकल, हॉलिस्टिक, आर्टिस्टिक एंड सिम्बॉलिक, साइमल्टेनियस, इमोशनल, इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव। क्रिएटिविटी हमारे राइट हेमिस्फीयर में होती है। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सिंथेटिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन, साइमल्टेनियस, परसेप्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पिक्चर, ये हमारे राइट हेमिस्फीयर के पार्ट होते हैं। सवाल पूछा जाता है कि कौन सा हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, कौन से हमारे सेंसेस को लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं और कौन से सेंसेस को राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं। तो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, इमोशनल वाला पार्ट है, ठीक है, फिर आपका स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है, वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में होता है दोस्तों। और जो हमारा ये लॉजिकल वाला है, मैथमेटिकल है, स्पीच है, वर्बल है, एनालिटिक है, रीडिंग, राइटिंग, नेमिंग, ये सभी के सभी हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम इट। इस चार्ट को याद कर लीजिए, इस चार्ट को किसी भी तरह से याद कीजिए, कोई भी निमोनिक बना के याद कीजिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए इमोशनल किस में आता है, जैसे आपसे पूछेगा कि ये लॉजिकल किस में आता है, स्पीच किस में आता है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंटेलेक्चुअल किस में आता है, कौन से पार्ट कंट्रोल करता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिट ब्रेन राइट वर्सेस लेफ्ट साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ईएसबी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय लेफ्ट साइड। मतलब कि ब्रेन का लेफ्ट साइड कौन चीज़ कंट्रोल नहीं करता है, स्पीच, इमोशन, रीडिंग एंड राइटिंग, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग।
दोस्तों स्पीच और स्पीच तो कंट्रोल करता है, इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है। इमोशन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन। और रीडिंग, राइटिंग और सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग को लेफ्ट ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्प्लिट वही कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन? स्पीच, इमोशन, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बताइए, स्पीच इमोशन को नहीं कंट्रोल करेगा, राइट, स्पीच को कंट्रोल करेगा और रीडिंग एंड राइटिंग को कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 होगा, राइट। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ESB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय राइट साइड ऑफ द ब्रेन? मतलब ब्रेन का राइट साइड इनमें से क्या कंट्रोल नहीं करेगा, ये सवाल है। तो लॉजिकल, म्यूजिकल, साइमल्टेनियस, क्रिएटिंग, बताइए। तो दोस्तों देखिए, राइट साइड की बात हो रही है तो क्रिएशन तो होता ही है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है लॉजिक की, तो लॉजिक हमारा लेफ्ट साइड होता है, फिर आर्टिस्टिक, सिंबॉलिक, बाकी सभी के सभी हमारे राइट साइड में आते हैं। तो लॉजिकल को छोड़ दीजिए, बाकी म्यूजिकल, साइमल्टेनियस और क्रिएटिंग, दीज 3 आर कंट्रोल बाय राइट साइड, बट लॉजिकल इज कंट्रोल बाय लेफ्ट साइड। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो आपको इससे फेमिलियर होना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि कौन कौन सा सेंसेस है क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं और कौन सा सेंसेस हमारे राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं, राइट। ओके, वेरी गुड। अब दोस्तों कुछ हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज बिलीव टू कंट्रोल डेफिनेट प्लेजरेबल एंड पेनफुल एरिया, बिल्कुल सही। एक्सट्रोवर्ट और क्वाइट रिफ्लेक्टिव पीपल, गलत, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट रिफ्लेक्टिव पीपल नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर सक्सेसफुल पीपल हैव हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटीज, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल विद लो सेल्फ स्टीम टेक मोर रिस्क इन देयर कैरियर, गलत। जिनके पास सेल्फ स्टीम कम रहेगा तो रिस्क नहीं लेंगे ना। पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जॉन हॉलैंड, ये सही है, ठीक है। फिर राइट ब्रेन कंट्रोल इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव बिहेवियर, ये सही है। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल एनालिटिकल बिहेवियर, ये सही है। राइट ब्रेन कंट्रोल स्पीच एंड वर्बल एबिलिटी, गलत है, ठीक है ना। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली tries to determine what is blocking the process for non-traditional employee in organization। तो क्या डिसाइड करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि क्या नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉय के प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहा है? डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट, डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी, कल्चरल ऑडिट, ऑल द अबव। सो आंसर इज कल्चरल ऑडिट। ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस मोटिवेशन थ्योरी इन द नेक्स्ट पार्ट। मोटिवेशन थ्योरी दोस्तों, मोटिवेशन थ्योरी और रोल इरोजन, रोल कंसेप्ट, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे।